नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे ओशो की 10 बातें जो सोच को शांत करें और ओवरथिंकिंग पर नियंत्रण लाएं। आजकल की जिंदगी में ये सोचना और वो भी जरूरत से ज्यादा सोचना, ये कितना आम हो गया है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत आम है। कभी पुरानी बातों पर ही अटके रहते हैं, कभी वो आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। मतलब दिमाग जिसे रुकता ही नहीं। सही कहा। और इसी को हम ओवरथिंकिंग कहते हैं मेरे ख्याल से, जो अक्सर फिर तनाव और बेचैनी की वजह बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, दिमाग का तो काम ही है सोचना, पर दिक्कत तब होती है जब ये सोच काबू से बाहर हो जाए। हाँ। जब वो एक ही दायरे में गोल गोल घूमती रहे तो फिर वो एक बोझ बन जाती है। हाँ। हम असलियत से जैसे कट जाते हैं और अपने ही बुने हुए विचारों के जाल में फंस जाते हैं। और ओशो ने इसी मानसिक स्थिति को बहुत गहराई से समझा और इससे बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत ही आप कह सकते हैं कारगर और दिलचस्प रास्ते भी सुझाए हैं। अच्छा। और आज हम उन्हीं 10 सूत्रों पर बात करेंगे। सिर्फ उन्हें जानेंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके पीछे का दर्शन क्या है और उन्हें असल जिंदगी में उतारा कैसे जा सकता है। हाँ, ये जरूरी है। तो चलिए पहले सूत्र से ही शुरू करते हैं, जो शायद सबसे बुनियादी लगता है। वर्तमान में जीना सीखो। जी। ओशो बार बार ये कहते हैं कि हमारा ज्यादातर दुख या तो अतीत की यादों से जुड़ा होता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं से। हाँ, और ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं है ओशो के लिए, तो ये एक तरह से अस्तित्व का सत्य है। अच्छा। वो कहते थे कि असलियत का जो अनुभव है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पल में हो सकता है, अभी, यहीं। बीता हुआ कल वो तो अब सिर्फ एक याद है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं रही। सही बात है। और आने वाला कल वो अभी आया ही नहीं है, वो सिर्फ एक संभावना है, एक ख्याल है। मन क्या करता है, वो इन्हीं दो गैर मौजूद चीजों के बीच भागता रहता है। हाँ, पेंडुलम की तरह। बिल्कुल। और इस भागदौड़ में जो एकमात्र सच है, ये पल, ये क्षण, वो हाथ से निकल जाता है, वो चूक जाता है। तो जब हम पूरी तरह से इस पल में होते हैं, जैसे अपनी सांसों को महसूस करते हुए या अपने आसपास की आवाज़ों को बस सुन रहे हैं या जो भी कर रहे हैं इसमें पूरी तरह डूब कर, तो मन के पास आप देखिए भटकने की गुंजाइश ही कम हो जाती है। अच्छा। और यही शांति की तरफ पहला कदम है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करना शायद उतना ही मुश्किल है, क्योंकि मन तो भागता ही है। हाँ। उसे रोका कैसे जाए, मतलब इसे अभ्यास में कैसे लाएं? क्या ओशो ने कुछ खास तरीके बताए इसके लिए? देखिए, ओशो किसी एक बंधे बंधाए तरीके से ज्यादा सजगता पर, जागरूकता पर जोर देते थे। सजगता। हाँ, जैसे एक बहुत सरल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। सांस जो है वो हमेशा वर्तमान में चलती है। हाँ, ये तो है। आप ना तो पिछली सांस ले सकते हैं, ना ही अगली वाली, सिर्फ यही सांस जो अभी चल रही है। तो जब भी लगे कि मन भाग रहा है, बस अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाएं। हाँ। या फिर अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। हाँ। अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सेंसरी अवेयरनेस। जी। छोटे छोटे काम भी, जैसे चाय पीना या बस चलना, उन्हें भी पूरी जागरूकता के साथ करें। चाय के स्वाद पर ध्यान दें, उसकी गंध पर, कप के स्पर्श पर। चलने में पैरों के दबाव को महसूस करें। धीरे धीरे क्या होता है, मन को वर्तमान में टिकने की आदत पड़ने लगती है। तो ये एक आदत डालने जैसा है। हाँ, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है, रोज थोड़ा थोड़ा। ये समझ आता है। और इसी से जुड़ा हुआ ही लगता है उनका दूसरा सूत्र, विचारों को देखो, उनमें उलझो मत। हाँ बिल्कुल। ये ख्याल कि हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं, ये अपने आप में कितना रिलीविंग भी है और क्रांतिकारी भी। बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अक्सर अपने विचारों के साथ इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं, इतने एकाकार हो जाते हैं कि हमें लगता है कि वही हमारी पहचान है। हाँ, ऐसा ही होता है। अगर कोई बुरा विचार आया तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई डर का विचार आया तो हम सहम जाते हैं। ओशो यहाँ पर आसमान और बादलों का एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। हाँ, मैंने सुना है। वो कहते हैं आसमान तो हमेशा रहता है अपनी जगह पर, बादल आते हैं और चले जाते हैं। आसमान उन बादलों से प्रभावित नहीं होता, वो सिर्फ उन्हें आने जाने के लिए जगह देता है। वैसे ही आप वो चेतना है, वो आकाश हैं जिसमें विचार रूपी बादल आते जाते रहते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं। साक्षी भाव, ये शब्द मैंने सुना है। तो इसका मतलब है बस देखना, जैसे हम सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हो, बिल्कुल। बिना ये सोचे कि अरे ये गाड़ी अच्छी है, वो बुरी है, ये तेज क्यों जा रही है, वो धीमी क्यों है। बिल्कुल सही समझा आपने। बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी पसंद नापसंद के, बिना उनसे उलझे या उन्हें बदलने की कोशिश किए, बस देखना। जब आप सिर्फ देखना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि विचारों की जो ताकत है वो कम होने लगती है। आप समझने लगते हैं कि ये तो बस मानसिक घटनाएं हैं, कोई स्थायी सत्य थोड़ी हैं।
अच्छा। ये ठीक वैसा ही है जैसे रात में हम सपने देखते हैं और सुबह वो टूट जाते हैं। हाँ। साक्षी भाव से देखने पर विचारों का जो भावनात्मक बोझ है वो हल्का हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। और यहीं पर ओवरथिंकिंग की जड़ खटती है, क्योंकि ओवरथिंकिंग क्या है? विचारों को पकड़ना, उन्हें बार बार दोहराना, उनसे उलझना। जी। जब आपने पकड़ना ही छोड़ दिया, बस देखना शुरू कर दिया, तो दोहराव कैसे होगा? पकड़ी ढीली हो गई। ये बहुत गहरा पॉइंट है और शायद विचारों को देखने की एक क्षमता विकसित करने में तीसरा सूत्र मदद करता है। मौन का अभ्यास करो। जी दिन में कुछ देर चुप रहना। हाँ, पर यह सिर्फ बाहरी चुप्पी की बात नहीं है। बाहरी चुप्पी तो फिर भी आसान है, हम बोलना बंद कर सकते हैं। अच्छा। ओशो का इशारा यहाँ गहरे आंतरिक मौन की ओर है। मन के अंदर जो लगातार एक बातचीत चलती रहती है ना, टिप्पणियां, योजनाएं, चिंताएं, विश्लेषण, मतलब एक कमेंट्री चलती रहती है, हाँ, वो तो है, नॉन स्टॉप। उसको भी शांत करने का प्रयास। आजकल की दुनिया तो वैसे ही शोर से भरी पड़ी है। बाहर का शोर है और उससे भी कहीं ज्यादा हमारे अंदर का शोर है। सही बात। ऐसे में जानबूझकर अपनी मर्जी से कुछ समय निकालना, चाहे 10 मिनट ही सही, और बस चुपचाप बैठना, अपने भीतर के उस कोलाहल को, उस शोर को सुनना और धीरे धीरे उसे शांत होने देना, ये एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। लेकिन जब हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ऐसा नहीं होता कि और भी ज्यादा विचार आने लगते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। शुरुआत में अक्सर ऐसा ही होता है। जैसे ही आप शांत होते हैं, वो सारे दबे हुए विचार, वो सारी उथल पुथल सतह पर आने लगती है। लेकिन उससे घबराना नहीं है, वो प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। उन्हें भी बस साक्षी भाव से देखें, जैसे बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा। धीरे धीरे अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि विचारों के बीच जो खाली अंतराल हैं, वो बढ़ने लगते हैं। एक शांति महसूस होने लगती है जो शब्दों से परे है। ये आंतरिक मौन जो है, ये ओवरथिंकिंग के शोर को अपने आप ही कम कर देता है और एक तरह की स्पष्टता लाता है। ये शांति पाने की बात तो समझ आती है, पर जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, जिनसे हम लड़ना चाहते हैं, और यहीं पर शायद चौथा सूत्र आता है, स्वीकार करो, लड़ो मत। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा मतलब निष्क्रिय सा नहीं लगता, जैसे कि हम हार मान रहे हो? ये एक बहुत बहुत आम गलतफहमी है इस सूत्र को लेकर। ओशो का जो स्वीकार है, वो निष्क्रियता या हार मान लेना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। ये यथार्थ को, मतलब वास्तविकता को जैसी वो है, ठीक वैसी ही देखने और मानने की बात है। आप देखिए, हमारी ज्यादातर मानसिक ऊर्जा और तनाव कहाँ खर्च होता है? कहाँ? उन चीजों से लड़ने में जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हाँ, जैसे? जैसे मौसम है, ट्रैफिक है, दूसरों का व्यवहार है, या जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं, जैसे कोई बीमारी आ गई या कोई नुकसान हो गया। हम क्या करते हैं? हम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसी में उलझे रहते हैं। स्वीकार का मतलब है इस अनावश्यक लड़ाई को छोड़ देना। लेकिन अगर स्थिति वाकई बुरी है, मान लीजिए कोई अन्याय हो रहा है, तो उसे कैसे स्वीकार करें? क्या तब भी लड़ना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, स्वीकार का मतलब अन्याय को सहना या चुप बैठ जाना नहीं है। स्वीकार का मतलब है पहले स्थिति की जो वास्तविकता है, उसे बिना किसी भ्रम के, बिना किसी लाग लपेट के देखना। जब आप वो अंदरूनी लड़ाई छोड़कर वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, तो आपके पास ऊर्जा बचती है, आपके पास स्पष्टता आती है कि अच्छा, ये स्थिति है, अब इसमें क्या किया जा सकता है। अच्छा, तो ये एक्शन के लिए बेस तैयार करता है। बिल्कुल, आप समस्या का समाधान खोजने के लिए ज्यादा सक्षम होते हैं। स्वीकार आपको जड़ नहीं बनाता, बल्कि सही कदम उठाने के लिए एक मजबूत आधार देता है। ओशो कहते हैं, जो बदला जा सकता है उसे बदलने का भरपूर प्रयास करो, लेकिन जो नहीं बदला जा सकता उसके साथ शांति से रहना सीखो। यही स्वीकार है। इससे मन की वो जो व्यर्थ की कसरत है ना, वो बंद हो जाती है, जो ओवर थिंकिंग का मुख्य कारण है। ठीक है, ये नजरिया इसे बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। स्वीकार मतलब रियलिटी को देखना। जी, बिना लड़े। अच्छा, अब आते हैं पांचवें सूत्र पर, ध्यान को जीवन शैली बनाओ। यहाँ पर ओशो के वो जो एक्टिव मेडिटेशंस हैं, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, उनका भी जिक्र आता है। ये क्या है और ध्यान को जीवन शैली बनाने का क्या मतलब है? हाँ, डायनामिक मेडिटेशन ओशो की एक बहुत ही अनूठी विधि है। ये खास तौर पर आधुनिक मनुष्य के लिए डिजाइन की गई है, जिसके भीतर बहुत सारा दमन, बहुत सारा तनाव भरा हुआ है। प्रयोग करना, फिर एकदम शांत, मौन हो जाना, और अंत में उत्सव या नृत्य। ये शरीर और मन में जो जमा हुआ तनाव है, उसे बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। ये तो काफी इंटेंस लगता है। हाँ, ये इंटेंस है,
लेकिन ओशो के लिए ध्यान सिर्फ सुबह शाम की जाने वाली कोई एक विधि मात्र नहीं है। उनका जोर इस बात पर ज्यादा है कि ध्यान एक गुणवत्ता बने, एक होश, एक जागरूकता जो हमारे हर काम में मौजूद हो। हर काम में? हाँ, जैसे चलते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, बात करते हुए ध्यान, मतलब जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहना, होशपूर्वक करना। यानी हर समय होश में रहना। हाँ ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, हर समय रहना शायद एकदम से संभव न हो, लेकिन कम से कम होश में रहने का प्रयास करना। हालांकि शुरुआत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नियमित रूप से रोज सुबह या शाम 10-15 मिनट निकालकर बैठकर ध्यान किया जाए। कोई भी ध्यान? हाँ, कोई भी विधि जो आपको ठीक लगे, चाहे वो सांस पर ध्यान हो, साक्षी भाव का अभ्यास हो या ओशो की कोई और विधि हो। महत्वपूर्ण है नियमितता। अच्छा। नियमितता से क्या होता है, मन धीरे धीरे प्रशिक्षित होता है। ये जो ओवरथिंकिंग के पुराने गहरे पैटर्न बन गए ना हमारे अंदर, उन्हें तोड़ने में मदद मिलती है। ये एक तरह से मन के जिम जाने जैसा है, उसे शांत और केंद्रित रहने की ट्रेनिंग देना। मन का जिम, ये अच्छा कहा। अब ये जो अगली बात है, ये मुझे बहुत रिलेटेबल लगती है। छठा सूत्र, परफेक्शन की दौड़ छोड़ो। हाँ, ये जो चाहत होती है ना कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट हो, ये शायद बहुत ज्यादा तनाव देती है। देती ही है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो परफेक्शनिज्म है, पूर्णतावाद का बोझ, ये बहुत भारी है। हम अपनी और दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा बना देते हैं, खुद की लगातार आलोचना करते रहते हैं, नतीजों से डरते हैं। हाँ, और फिर काम टालते रहते हैं। बिल्कुल, या तो काम टालते हैं या जो करते हैं उससे कभी खुश नहीं होते। हमेशा ये लगता है कि नहीं, और बेहतर हो सकता था, मुझे और अच्छा करना चाहिए था। ये सोच लगातार चलती रहती है। हाँ। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन जो है वो अपने अपूर्णता में ही सुंदर है। कोई पेड़ बिल्कुल सीधा नहीं होता, हर फूल एकदम एक जैसा नहीं होता। इंसानों से गलतियां होती हैं, यही तो सहजता है, यही जीवन है। सही बात। गलतियां तो सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा हैं। जब हम खुद से और दूसरों से हर समय परफेक्ट होने की उम्मीद छोड़ देते हैं, तो आप यकीन मानिए मन अविश्वसनीय रूप से हल्का हो जाता है। हाँ, ये महसूस कर सकती हूँ। वो जो बेवजह की चिंता है, तुलना है, आत्म आलोचना है, वो सब कम हो जाती है। और यही चीजें तो ओवरथिंकिंग का मुख्य ईंधन है। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है वाकई। चलिए 7वें सूत्र पर आते हैं। ये हमें मन से थोड़ा शरीर की ओर लाता है। अपने शरीर से जुड़ो। जी। जब दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगे तो ध्यान शरीर पर ले आओ। और ये एक ऐसा तरीका है जो तुरंत काम करता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो हमेशा वर्तमान क्षण में रहता है, हमेशा। आपका मन 1000 साल पीछे जा सकता है या 50 साल आगे की सोच सकता है, लेकिन आपकी टांगें, आपके हाथ, आपकी सांस, ये सब यहीं हैं, इसी पल में है। हाँ, ये तो है। तो जब आप विचारों के जाल में बुरी तरह फंसे हों और आप अचानक से उठकर दौड़ने लगें या जोर जोर से नाचने लगें या बस अपनी सांसों की गति पर या दिल की धड़कन पर ध्यान दें, तो क्या होता है? ध्यान बंट जाता है। आपका ध्यान तुरंत उन घूमते हुए विचारों से हटकर शारीरिक संवेदनाओं पर आ जाता है। यह आपको सिर से निकालकर वापस शरीर में ले आता है। शरीर की जो सच्चाई है वो विचारों की काल्पनिक दुनिया से कहीं ज्यादा ठोस है। ये ओवरथिंकिंग के उस लूप को तोड़ने का एक बहुत ही व्यवहारिक और तेज तरीका है। ये तो ट्राई करने जैसा है। अब 8वां सूत्र, ये उस बोझ से जुड़ा है जो शायद हम सब कभी न कभी उठाते हैं। दूसरों की राय से मुक्त हो जाओ। ओह हाँ, ये लोग क्या सोचेंगे वाला सवाल, ये ही कितनी ओवरथिंकिंग करवा देता है। अनगिनत। आप सोचिए, हम अपनी कितनी ज्यादा ऊर्जा और कितनी मानसिक शांति सिर्फ इस बात पर बर्बाद कर देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या राय रखते होंगे, वो हमें पसंद करते हैं या नहीं, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कहीं वो हमें जज तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत होता है। ओशो इस पर बहुत जोर देकर कहते हैं कि आपको अंततः अपनी जिंदगी खुद जीनी है, अपनी सच्चाई के साथ जीनी है। दूसरों की राय जरूर सुने, उनसे सीखे भी, लेकिन उन्हें अपनी कीमत तय करने का अधिकार ना दें। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका आत्ममूल्य दूसरों की तालियों या उनकी आलोचनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अपने अनुभव पर भरोसा करें। ये करना आसान नहीं है शायद। आसान नहीं है, अभ्यास की बात है। पर जब आप बाहरी अनुमोदन की, मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन की इस जरूरत से मुक्त होने लगते हैं, तो मन का एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है और ओवरथिंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर ही खत्म हो जाता है। ये बातें थोड़ी सी गंभीर लग सकती हैं शायद, लेकिन 9वां सूत्र एकदम हल्कापन लाता है। हंसना मत भूलो। हाँ, जीवन को एक खेल की तरह लेना। हाँ। ओशो तो कहते थे कि अस्तित्व एक कॉस्मिक मजाक है। बिल्कुल।
ओशो जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे अस्तित्व एक लीला है, एक खेल है, एक कॉस्मिक मजाक है, और हंसी वो अपने आप में एक ध्यान है। हंसी ध्यान कैसे? आप सोचिए, जब आप खुलकर हंसते हैं पूरे दिल से, तो उस क्षण में क्या होता है? आप पूरी तरह मौजूद होते हैं, सारे विचार गायब हो जाते हैं, आप बस होते हैं। हाँ, ये तो है। हंसी, खेल, उत्सव, ये सब तनाव को घोल देते हैं, ये हमें हल्का करते हैं, परिस्थितियों को एक अलग हल्के नजरिए से देखने में मदद करते हैं। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां रहेंगी, लेकिन उनके बीच भी विनोद और आनंद की क्षमता बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये ओवरथिंकिंग का जो भारीपन होता है ना, हाँ। उसको काटता है। ये बहुत अच्छी बात है। और अब आखिरी 10वां सूत्र, ये भी बहुत सरल लेकिन गहरा लगता है। कृतज्ञता का भाव रखो। जी, ग्रैटिट्यूड। रोज सोने से पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद देना जिनके लिए हम आभारी हैं। ये अभ्यास हमारे मन का जो फोकस है उसको बदलने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। हमारा मन अक्सर क्या करता है, वो उन चीजों पर अटक जाता है जो हमारे पास नहीं है। हाँ, कमियों पर। हाँ, जो हालत है, जो हमें चाहिए। शिकायतें और चिंताएं दिमाग पर हावी रहती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास क्या करता है, वो जानबूझकर हमारा ध्यान उन चीजों पर लाता है जो हमारे पास हैं, जो अच्छी हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे अच्छी सेहत, हमारे दोस्त, परिवार, सुबह की धूप, एक कप अच्छी चाय, कुछ भी हो सकता है। जब आप रोज उन चीजों को याद करके उनके लिए धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। मन में संतोष और सकारात्मकता बढ़ती है, और जब मन आभार से भरा होता है तो शिकायतों और चिंताओं के लिए जगह अपने आप ही कम हो जाती है। ये ओवरथिंकिंग को जो पोषण मिलता है ना नकारात्मकता से, ये उसको सीधे तौर पर कम करता है। तो ये थे ओशो के 10 सूत्र जो सोच को शांत करने और ओवरथिंकिंग पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा दूं, वर्तमान में जीना, विचारों को देखना पर उलझना नहीं, मौन का अभ्यास, स्वीकार करना, लड़ना नहीं, ध्यान को जीवन शैली बनाना, परफेक्शन की दौड़ छोड़ना, अपने शरीर से जुड़ना, दूसरों की राय से मुक्त होना, हंसना मत भूलना और कृतज्ञता का भाव रखना। सुनने में तो सभी बहुत सार्थक और प्रैक्टिकल लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ओवरथिंकिंग एक बहुत गहरी आदत है, एक मानसिक पैटर्न है जो शायद सालों में बना है। हाँ, एक दिन में नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसे बदलने में समय लगेगा, धैर्य लगेगा। इन सूत्रों को जानना तो पहला कदम है, पर इन्हें लगातार अभ्यास में लाना, अमल में लाना, वो असली चुनौती है। और एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश शायद निराशाजनक भी हो सकती है। तो कैसे करें? बेहतर है धीरे धीरे शुरू करें, शायद उस एक सूत्र से जो आपको सबसे ज्यादा छू गया हो या सबसे आसान लगे। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में खुद के प्रति बहुत सख्त होने के बजाय थोड़ी दया और करुणा का भाव रखें। बी काइंड टू योरसेल्फ। सही कहा। ये कोई नुस्खे नहीं है जिन्हें बस घोलकर पी लिया, बल्कि ये जीवन जीने के तरीके हैं जिन्हें धीरे धीरे प्यार से अपनाना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, सोचने के लिए। हाँ, जरूर। क्या ये संभव है कि जिन्हें हम अपनी समस्याएं कहते हैं वो वास्तव में समस्याएं हो ही ना, बल्कि वो सिर्फ ऐसे विचार हों जिनसे हमने गलती से खुद को इतना ज्यादा जोड़ लिया है, इतनी पहचान बना ली है? क्या हो अगर शांति कहीं बाहर खोजने की चीज न होकर बस इन विचारों के जाल से मुक्त होने का ही नाम हो? इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत गहरा विचार है, इस पे जरूर सोचेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।